हेलो गाइस, वेलकम टू परीक्षा पाठशाला। मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का परीक्षा पाठशाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज फैक्ट बेस्ड वीडियो के अंतर्गत अंडर द फैक्ट बेस्ड वीडियो मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक है रिलेटेड टू बैंकिंग एसएससी। किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ हाल ही में 42nd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। उससे रिलेटेड जो हाइलाइट्स हैं, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अपन इस सेशन को स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, परीक्षा पाठशाला अब और जो भी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अवेलेबल है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर यूट्यूब की, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। उसके अलावा फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, परीक्षा पाठशाला बाय हिमांशु सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है जहां पर मेरे लेक्चर्स के जो पीडीएफ होते हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। परीक्षा पाठशाला का इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहां पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा सेशन, जो कि हाल ही में 42वीं जीएसटी काउंसिल की मीट हुई थी। और ये हुई थी कब? अक्टूबर 5 अक्टूबर 2020 को, जिसकी चेयरमैनशिप की अगर अपन बात करें, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो हमारे केंद्रीय जो वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने की थी। ये मीटिंग के बारे में बताऊं उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी इस जीएसटी काउंसिल के बारे में और इसके बाद थोड़ी सी जानकारी जीएसटी के बारे में भी देना चाहूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। इसे हिंदी में जीएसटी परिषद कहा जाता है, जीएसटी परिषद कहा जाता है। इस परिषद की मैं बात करूं तो इसमें टोटल 37 मेंबर होते हैं, जिसके चेयरपर्सन की हम बात करें तो चेयरमैन हमेशा भारत का जो वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होता है, वो हमेशा इसका क्या होगा? चेयरमैन होगा। दो मेंबर जो होंगे वो सेंटर से होते हैं। 31 मेंबर आर फ्रॉम 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। देखो अपडेट हो गया है, 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वहां से क्या होते हैं, वहां के लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें मेंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी के मेंबर आएंगे। टोटल 31 और 2 मेंबर्स फ्रॉम द सेंटर, मतलब केंद्र की तरफ से रहेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। चेयरपर्सन की बात मैंने आपको बता ही दी है। यहाँ पर जो दूसरे मेंबर्स होते हैं, जिनमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज इन रेवेन्यू और फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन एंड अदर मिनिस्ट्रीज एज नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यों के मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। द काउंसिल मॉडिफाई रिकाउंसिल प्रोक्यूर एंड लॉ और लेजिस्लेचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ गुड एंड टैक्स सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करते हैं हम, जीएसटी की। इस काउंसिल, इस परिषद का काम क्या होता है, ये क्या कर सकता है? ये जो हमारा टैक्स का, जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो चेंजेस लाने हैं, चेंजेस का मतलब है इसमें जो भी परिवर्तन लाने हैं, परिवर्तन का मतलब या तो दोबारा बनाना है, नई चीज जोड़ना है, या पुरानी चीज को हटाना है, या फिर नया जोड़ना भी है, या सिर्फ हटाना ही हटाना, तो ये सारी चीजें करने के अधिकार इस जीएसटी काउंसिल के पास होते हैं। और जीएसटी काउंसिल की 42वीं मीटिंग अभी दिल्ली में हुई थी। अब मैं बात करता हूं, आपको बताता हूं जीएसटी के बारे में। तो टाइमलाइन ऑफ जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसके बारे में जब चर्चा की गई थी, तो चर्चा तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं, मनमोहन सिंह जी के टाइम पर भी इसको लेकर के चर्चा हुई थी, लेकिन उस टाइम पर वैट को लॉन्च कर दिया गया था, वैल्यू एडेड टैक्स को, 1991 में। ठीक, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जीएसटी को प्रपोज किया कि एक देश है अगर, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमारे देश में काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे टैक्सेस होते थे, जैसे कि सेल्स टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टैक्स होते थे। कई बार तो ऐसा होता था जब एक ही प्रोडक्ट पर कई टैक्सेस लगते थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डिसाइड किया था कि जब देश एक है तो टैक्सेशन पॉलिसी को भी कैसा होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो बिल्कुल सिंगल होना चाहिए, ताकि इसको क्या करें, रेगुलेट करने में आसानी हो जाए। तो उन्होंने प्रपोज कर दिया था जीएसटी का कॉन्सेप्ट। इसे एज अ बिल पार्लियामेंट में 122वां अमेंडमेंट, जिसे अपन हिंदी में 122वां संशोधन विधेयक बोलते हैं, इसके नाम से इसको पार्लियामेंट में, मतलब हमारी संसद में पेश किया गया था। और जब ये पास हो गया तो 101वां अमेंडमेंट एक्ट बन गया। अब आप सोचेंगे सर ये बिल तो 122वां था, फिर ये अमेंडमेंट एक्ट 101 कैसे हो गया? तो दोस्तों, जब अपन किसी चीज को पार्लियामेंट में संशोधन के लिए लाते हैं, उसको एक नंबर दिया जाता है। तो जैसे अपन 122वें की बात करें,
122 भी जो चीज आई उसमें से जरूरी नहीं कि 122 के 122 चीजों को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया, कुछ चीजें चल रही होंगी, पेंडिंग होगी, कुछ चीजों का कुछ डिसीजन नहीं हुआ होगा। तो जो डिसीजन होगा वो होगा 101। तो यहाँ पर 101st अमेंडमेंट एक्ट बन गया 2016 में। और यहाँ पर 2016 की बात की जाए तो सितंबर 2016 में पार्लियामेंट, हमारे संसद के दोनों सदनों ने, संसद के दोनों सदनों से, दोनों सदन जो हमारे थे उन दोनों सदन से क्या कर दिया गया, इस जीएसटी बिल को पास कर दिया गया और डिसाइड किया गया कि 1 जुलाई 2017 को हम भारत में जीएसटी को लागू कर देंगे। तो 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी को लागू कर दिया गया, भारत में जीएसटी को पूर्णतः लागू कर दिया गया। और इसी के साथ ये जो बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, ये अगर देखा जाए तो एक तरीके से ऐतिहासिक निर्णय है भारत के टैक्सेशन, जिसे अपन बोलते हैं कर प्रणाली में। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत फायदा हम लोगों को मिला है। जब जीएसटी आया तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, बहुत सारी चीजों का बिल ऑनलाइन हो गया। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसको रेगुलेट करने में गवर्नमेंट को भी बहुत आसानी होती है। और अगर हम बात करें फर्स्ट कंट्री की जिसने जीएसटी को लागू किया, तो फ्रांस पहला देश है जिसने 1954 में जीएसटी को लागू किया था। तो जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। और फ्रांस की अगर अपन बात करें तो 1954 में इसने क्या किया था, जीएसटी को अडॉप्ट कर लिया था। अब जीएसटी के होते हैं स्लैब, तो भारत में 0, ये है स्लैब के परसेंटेज 0, 5, 12, 18 और 28%। 5, 12, 18, 28, तो 0, 5, 12, 18, 28% का स्लैब है। कुछ प्रोडक्ट्स पर 0% टैक्स लगेगा ही नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स पर, कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज पर 5%, कुछ पे 12, कुछ पे 18 और कुछ पे 28% लगेगा। आपको ये याद रखना है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर ये जो स्लैब का सबसे ज्यादा परसेंट, मतलब अभी किसी भी देश में जहां जीएसटी लग रहा है उन सभी देशों में जो सबसे बड़ा स्लैब है वो भारत में 28% सिंगल प्रोडक्ट पर टैक्स, सिंगल गुड्स या सर्विसेज पर टैक्स लगाने वाले जो देश है वो कौन सा है, इंडिया। मतलब इस टैक्स स्लैब में सबसे बड़ा जो स्लैब 28% वाला है वो किसके पास है, वो है भारत के पास। आर्टिकल 279A में जीएसटी को डिफाइन किया गया है। चलिए अब अपन देखते हैं 42 42 में जो मीटिंग हुई थी किसकी, अभी जीएसटी काउंसिल की, उसने क्या रिकमेंड किया है। उसने ये बोला है कि हम क्या करेंगे, कंपनसेशन सेस लेवाई हैव बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 5 ईयर। जो कंपनसेशन है उसको क्या कर देंगे, 5 साल तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा 2022 तक। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ ₹20,000 करोड़, कंपनसेशन दिया जाएगा 20,000 करोड़ का, किनको, स्टेट्स को, ताकि वो क्या कर सके, जो रेवेन्यू में उनको लॉस हुआ है 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में उसको वो रिकवर कर सके, उसकी कंपनसेशन, उसकी भरपाई की जा सके। Features of return filing have been enhanced with an aim to simplify return filing as the reduce the taxpayers compliance burden in this regard significantly। मतलब यह है कि जो भी टैक्स फाइलिंग, रिटर्न फाइल करते हैं अपन, उस फाइल के प्रोसीजर को इतना इजी कर देना है कि टैक्स फाइल करने वाले व्यक्ति को परेशानी ना हो। यह है इस साल का इंपॉर्टेंट, इस वाले जो 42 पे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो सबसे बड़ा निर्णय लिया गया वो ये लिया गया है कि जो हमारी इंडियन फर्म्स हैं, यदि वो सैटेलाइट लॉन्च करने वाली हैं, सैटेलाइट लॉन्च करेंगी, तो बेसिकली उन पे हम 18% जीएसटी लगाते हैं। लेकिन क्योंकि हम डोमेस्टिक को एनकरेज करना चाहेंगे, डोमेस्टिक लॉन्चिंग को, इसीलिए उनको टैक्स में छूट दी जाएगी, रियायत दी जाएगी, उन्हें एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, छोटे टैक्स पेयर्स का मतलब है जिनका टर्नओवर सालाना 5 करोड़ से भी कम है, उन लोगों को यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी टैक्स फाइलिंग की। और वो चाहें तो क्या कर सकते हैं, हर महीने उन्हें टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी 1 जनवरी 2021 से। मतलब पहले क्या होता, हर महीने आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनको इसमें रियायत दी जाएगी। टैक्स पेयर्स विल टर्न ओवर मोर देन 5 करोड़। अब जो लोग 5 करोड़ से ज्यादा जिनका टर्नओवर है, उन टैक्स पेयर्स की अगर अपन बात करें तो उनको हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर दिया जाएगा जो कि 1 अप्रैल 2021 से होगा। यह है क्या, ये एक्चुअल में एक सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है ताकि टैक्सेशन सिस्टम को बहुत आसान किया जा सके, आसानी से टैक्स रिटर्न फाइल हो सके, उसका स्टेटस और उसको वो ट्रैक ऑन टाइम कर पाए। द गेट द रिफंड आधार ऑथेंटिकेशन हैज बीन मेड मैंडेटरी। यदि आपको रिफंड चाहिए तो रिफंड का मतलब क्या होता है, टैक्स तो आपको पे करना ही करना है। कई बार ऐसा होता है फिक्स्ड टैक्स हम परसेंट करते हैं, लेकिन फिक्स्ड परसेंट ऑफ टैक्स हम पे करते हैं, लेकिन उसका हमें कुछ रिटर्न वापस मिलना होता है। तो वो वापस मिलने के लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन जो है इसमें क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया है। मतलब अगर आपके पास में आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है
तो आपका जो रिफंड है वो आपको इजिली नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। 42वें जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग नई दिल्ली में 5 अक्टूबर को आयोजित की गई थी, उसमें जो निर्णय लिए गए उन सभी निर्णय को मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस चीज के लिए? ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बैंकिंग, एसएससी और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।